हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। दिस यूनिट कैरीज 6 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनी। बच्चों, आपने देखा होगा हर रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम मनी में करते हैं। वी परचेज लॉट ऑफ थिंग्स सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो आपने सोचा है ऐसा कभी कि जब मनी सर्कुलेशन में नहीं थी तो आदमी अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करता था? ह्यूमन बींग्स यूज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स थ्रू द बार्टर सिस्टम। क्या होता है बार्टर सिस्टम? जिसमें हम डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स करते हैं। मतलब जैसे एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको राइस की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसके पास राइस है और उससे एक्सचेंज कर लेगा। तो जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, कि एक सामान लेकर दूसरे सामान से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि व्हाट वेर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की जिससे कि मनी का इवोल्यूशन हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में जो इन्वॉल्व थी वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का मतलब होता है कि दोनों पार्टी एग्री हो एक दूसरे का सामान लेने के लिए। मतलब इफ देयर इज अ शू मैन्युफैक्चरर, ही वॉन्ट्स व्हीट इन एक्सचेंज ऑफ शूज, तो उसे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ना केवल व्हीट हो बल्कि उसे एक्सचेंज में शूज ही चाहिए। तो ऐसा एक बहुत रेयर ओकेजन होता था। लॉट ऑफ टाइम वॉज बीइंग एंड एनर्जी वॉज बीइंग वेस्टेड इन दिस। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मिलना एक बहुत मुश्किल काम होता था। दूसरी इसमें प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हम सभी लोग अपने पास सेविंग्स करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी फ्यूचर में कोई भी नीड आ सकती है। प्रिकॉशन के लिए हम सब अपने पास पैसे इकट्ठे कुछ जोड़ के रखते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में जब मनी सर्कुलेशन में नहीं थी तो अब क्या करेगा आदमी? अपनी कमोडिटीज इकट्ठी करेगा। एंड देयर आर मैनी कमोडिटीज विच पेरिश विद द टाइम। जैसे वेजिटेबल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, आप उनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, उनकी वैल्यू घट जाती है उन्हें स्टोर करने से। तो दैट वाज द अनदर प्रॉब्लम अंडर द बार्टर सिस्टम। थर्ड प्रॉब्लम वाज lack of standard for deferred payments. You know what are deferred payment means? Future payments. जैसे आपने किसी से पैसा बोरो किया है, एक टाइम के बाद आपने एग्रीमेंट किया है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम यू विल पे द मनी बैक। लेकिन बार्टर सिस्टम में सपोज आपने किसी से व्हीट बोरो किया, तो जब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं वो व्हीट, तो देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ व्हीट। भाई दूसरी पार्टी कह सकती है कि मैंने आपको ऐसा व्हीट दिया था, अब आप मुझे रिटर्न में ऐसा दे रहे हो। तो फ्यूचर पेमेंट करने में भी बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और एक और प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि एक कमोडिटी की वैल्यू सारी कमोडिटीज में डिफाइन करनी होती थी। जैसे 1 मीटर ऑफ क्लॉथ शुड बी इक्वल टू हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क शुड बी इक्वल टू हाउ मच केजी ऑफ व्हीट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से मनी सर्कुलेशन में आई। तो अब मनी का इवैल्यूएशन होता है। तो व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग which helps in the exchange process. It is a legal tender. It solves the problem of double coincidence of want. It at the same time it is a common measure of value for all the goods. तो money is what money does. कोई भी
ऐसी कमोडिटी जो मनी का काम करे, और मनी का काम क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, स्टोर ऑफ वैल्यू करना, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट करना और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करना, उसको मनी कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज एनीथिंग which is accepted as a medium of exchange। भाई मनी का सबसे पहला काम क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस को फैसिलिटेट करना। तो कोई भी ऐसी कमोडिटी जो कि एक्सचेंज के मीडियम के लिए जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, anything which is accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard for deferred payment। तो ये जो चार काम जो कोई भी चीज ये करे तो उसको मनी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे मनी सप्लाई। तो बच्चों मनी सप्लाई क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मनी, हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ particular point of time। This is the definition of money supply। Generally 1 mark question आता है बोर्ड एग्जाम में कि what do you understand by money supply। तो money supply means the amount of money which is held by the public at a particular point of time। अब देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी क्वांटिटी जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो मनी सप्लाई एक कैसा कॉन्सेप्ट है? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एमसीक्यूज में कि मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। It is a stock concept because it is measured at a particular point of time। Okay, now we will look at the measures of money supply given by RBI। Measures of money supply। RBI has given 4 measures of money supply: M1, M2, M3 and M4। M1 मेजर में आता है बच्चों, M1 इज C प्लस DD प्लस OD। अब हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD means demand deposits held by the commercial banks। Demand deposits held by the commercial banks। अब देखो मनी की सप्लाई में भाई C फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी पेपर नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में 4 तरह के डिपॉजिट होते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। तो सेविंग और करंट अकाउंट में जो मनी होती है जिसके अगेंस्ट चेक इशू किए जाते हैं, और वो भी मनी का ही काम करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। आपने देखा होगा कभी कभी हम कैश में पेमेंट ना करके चेक में पेमेंट कर देते हैं किसी को। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स जिनके अगेंस्ट चेक इशू किए जाते हैं और जो एक्सचेंज प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं, तो इसलिए वो जो पैसा है डिमांड डिपॉजिट्स में वो भी मनी की सप्लाई में काउंट होता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। और ओडी इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई।
तो M1 मेजर में क्या आता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट डज M1 मेजर इंक्लूड। मनी सप्लाई का M1 मेजर में क्या क्या इंक्लूड होता है, C प्लस DD प्लस OD। C फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी में होते हैं पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। DD इज डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट अब सबको क्लियर हो गया होगा, जो भी मनी करंट और सेविंग अकाउंट में होती है जिनके अगेंस्ट चेक इशू किए जाते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। नेक्स्ट इज M2 मेजर। M2 मेजर में आता है हमारा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। जिस तरह बैंक में हम अपने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, सेम उसी तरह पोस्ट ऑफिसेज में भी सेविंग डिपॉजिट खोले जाते हैं। आजकल पोस्ट ऑफिस भी चेक की फैसिलिटी देते हैं और अब उन्होंने ATM कार्ड इशू करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आ सकते हैं, चेक्स और आपके ये ATM कार्ड के थ्रू हम जो पेमेंट्स करते हैं। तो इसलिए M2 मेजर में आता है M1 में ये सब होगा इंक्लूड, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस। नाउ कम टू द M3 मीन्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं भाई, टाइम डिपॉजिट होते हैं जो आफ्टर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी ऑफ टाइम आपको जिनका पेमेंट मिल सकता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। उसमें जैसे आपने एक FD बनवाई बैंक में, तो सपोज 2 ईयर्स के लिए बनवाई या 1 ईयर के लिए बनवाई, तो जो भी आपका एग्रीमेंट है जितने टाइम के लिए बनवाई है उसकी मैच्योरिटी के बाद ही आपका पेमेंट होगा, तो वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। तो M3 इज M1 means C plus DD plus OD plus net time deposits with banks. And M4 measure includes M3 plus total deposits with post offices, total deposits with post offices। अच्छा, इसमें एक चीज कर देंगे, एक्सक्लूडिंग NSCs। NSC होता है बच्चों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और जैसे हमारे पास सपोज 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, हमें अभी नहीं चाहिए, तो हम पोस्ट ऑफिस जाके एक NSC खरीद लाते हैं 10,000 की। तो NSC का जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और वो किसी भी केस में आप उससे पहले कैश नहीं करा सकते। जैसे FD है, आपने 2 ईयर्स की बनवाई, लेकिन 2 ईयर्स से पहले आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आप उस FD को तोड़वाना चाहते हैं, तो बैंक नॉमिनल सा इंटरेस्ट देके आपको आप कैश वापस कर देगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस की NSC में ऐसा प्रोविजन नहीं होता। तो NSC इसलिए हमने बाहर निकाल दी मनी की सप्लाई से, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी नहीं होती, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड NSCs का लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स का। तो इस तरह RBI ने ये 4 मेजर्स दिए हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4। अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? तो हाई पावर्ड मनी क्या होती है? द मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट। द मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI एंड गवर्नमेंट। अब आपको बता दें कि RBI कैसी मनी प्रोड्यूस करता है? सारे नोट, करेंसी नोट्स 2 रुपीज से लेके आगे तक जितने भी डिनोमिनेशन के 2000 रुपीज तक का नोट सर्कुलेशन में है, तो वो सारे नोट जो हैं RBI प्रोड्यूस करता है, और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है 1 रूपी नोट एंड कॉइन्स। ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो जो मनी आरबीआई और गवर्नमेंट प्रोड्यूस करते हैं वो हाई पावर्ड मनी होती है, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स। तो हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक और दूसरा कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। तो ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी? तो हाई पावर्ड मनी मीन्स द मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी. It includes currency held with the public and cash reserves with the banks. So children, that's all in our video regarding money. अगली वीडियो में हम बैंकिंग डिस्कस करेंगे. Thank you.